अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल हमने जो लास्ट लेक्चर में हमने बोला था वो कोरोना वायरस पे बोला था और उसकी हिस्ट्री पे और उसके साथ साथ कोरोना वायरस के स्ट्रक्चर के मुतालिक हमने बोला था। आज हम बोलने जा रहे हैं कोरोना वायरस के लाइफ साइकिल के मुतालिक कि कोरोना वायरस अपने होस्ट सेल में इंटर कैसे होता है। लास्ट लेक्चर में हमने कोरोना वायरस की टाइप्स के मुतालिक भी बोला था। आज हमारा दूसरा लेक्चर है कोरोना वायरस के मुतालिक है और लाइफ साइकिल में किस तरह कोरोना वायरस जो है वो अपने होस्ट सेल में इंटर होता है। हम जानते हैं कि कोरोना वायरस को नाम कोरोना इसकी सतह पे पाए जाने वाली इन ग्लाइकोप्रोटीन्स की वायरल स्पाइक्स की वजह से, जो कि इसकी सरफेस पे स्पाइक्स पड़ी हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स की हैं, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट्स का और प्रोटीन्स का, वो पड़ी हैं। उसकी वजह से ये लैटिन जबान से, चूंकि क्राउन इसका मतलब है, उससे लिया गया है, इसलिए इसको कोरोना वायरस, कोरोना कहा गया, कोरोना वायरस। अब ये कोरोना वायरस जैसे पहुंचता है अपने होस्ट सेल के पास, जैसे अपने होस्ट सेल के पास पहुंचता है, तो वहां पे पहुंचने के बाद यहां पे होस्ट सेल की सेल मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं। क्या पड़े हुए हैं? रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं कोरोना वायरस के लिए। जहां पे कोरोना वायरस जाके अटैच होता है, वो रिसेप्टर्स क्या कहलाते हैं? एन एसिटाइल न्यूरोअमाइनिक एसिड रिसेप्टर्स। एन एसिटाइल न्यूरोअमाइनिक एसिड रिसेप्टर्स जो हैं यहां पे पड़े हुए हैं। इन रिसेप्टर्स के साथ कोरोना वायरस के ये स्पाइक्स अटैच होते हैं। कोरोना वायरस के क्या है? स्पाइक्स इन रिसेप्टर के साथ अटैच होते हैं और अटैच होने के बाद ये क्या करते हैं? अपने होस्ट सेल में, उनकी सेल मेम्ब्रेन में एंडोसाइटोसिस करते हैं। क्या करते हैं? एंडोसाइटोसिस करते हैं। और एंडोसाइटोसिस के बाद अगले मरहले में ये क्या करते हैं कि ये अपना जीनोम जो है, अपना जीनोम वो होस्ट सेल में ट्रांसमिट करते हैं। होस्ट सेल में ट्रांसमिट करते हैं अपना जीनोम। और आपको पता है कि कोरोना वायरस का जो जीनोम है वो आरएनए है, वो उसे उसमें दाखिल करते हैं। और जब जीनोम दाखिल होता है, इट मीन दैट कि ये जीनोम अनकोटेड है, इसका इन्वेलप नहीं होता, ये अनइन्वेलप्ड है, इन्वेलप बाहर रह जाता है। ये अपना आरएनए दाखिल करता है। वो आरएनए जो इसका, आप जानते हैं इसका आरएनए वो 28 से 32 केबी तक है, जो कि लार्जेस्ट जीनोम है अमंग द वायरसेस। और ये इसका जीनोम आरएनए जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड है वो अटैच होता है राइबोसोम्स के साथ, होस्ट सेल के राइबोसोम के साथ अटैच होता है। राइबोसोम के साथ अटैच हुआ, आप जानते हैं राइबोसोम प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री है, नाम दिया जाता है उसको। उसके साथ अटैच होने के बाद ये पहला काम क्या करता है? ये आरएनए, कोरोना वायरस का आरएनए अपने होस्ट की राइबोसोम्स के साथ अटैच होने के बाद उससे पैदा करवाता है पॉलीप्रोटीन। क्या करवाता है? पॉलीप्रोटीन बनती हैं। ये पॉलीप्रोटीन जो बनी
इनके पास अपना प्रोटीएज एंजाइम मौजूद होता है। प्रोटीएज एंजाइम मौजूद होता है। जो प्रोटीएज एंजाइम क्या काम करता है कि इस पॉलीप्रोटीन के स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करता है, उसको तोड़ता है, उसको क्लीव करता है और क्लीव करके ज्यादा सारे मल्टीपल नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनाता है। ये प्रोटीएज एंजाइम उस पॉलीप्रोटीन को क्लीव करता है और मल्टीपल किस्म के नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनाता है। ये नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जो हैं क्या बनाते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। उनमें से इन नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन में से एक नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो है वो RDRP के साथ अटैच होती है। किसके साथ अटैच होती है? RDRP के साथ। अब RDRP क्या है? RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज मतलब एक बात तो यहां पे कंफर्म हो गई कि जब RNA पॉलीमराइजेशन की बात हो रही है, RNA पॉलीमरेज की बात हो रही है, तो मतलब ये है कि ये RNA की पॉलीमराइजेशन करने वाला है और वो RNA की जो पॉलीमराइजेशन है वो यहां पे इसके RNA की मतलब रेप्लिकेशन होगी। यहां पे उस RNA की मजीद कापियां बनने वाली हैं। क्या है? मजीद इसकी कापियां बनने वाली। मतलब यहां पे एक सिमत का डिसीजन हो चुका है, तयन हो चुका है। वो कौन सी सिमत है कि भाई इसके RNA की कॉपियां बनेगी, रेप्लिकेशन बनेगी और ये अपनी जो है वो तादाद को बढ़ाएगा। समझ आ रही है? ये क्या करेगा? उसकी तादाद को बढ़ाएगा। दूसरी चीज कि ये एक तो काम रेप्लिकेशन करवाए, दूसरा काम ये क्या करवाएगा? उससे ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा अपने RNA से। और उस ट्रांसक्रिप्शन से आपको पता है कि जब ट्रांसक्रिप्ट बन जाएगा, जब RNA बन जाएगा तो वो उस ट्रांसक्रिप्शन को लेकर आगे किधर जाएगा? किसके पास? वो आगे लेके जाएगा राइबोसोम के पास, जो कि साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है। उस राइबोसोम के पास ले जाएगा और वो राइबोसोम क्या करेगा? प्रोटीन्स तैयार करेगा। कौन सी प्रोटीन्स तैयार करेगा? जो कि एसेसरी प्रोटीन है। आपको पता है E प्रोटीन, S प्रोटीन या M प्रोटीन जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी, जो कि इसकी सरफेस पर मौजूद होती हैं। ये उन प्रोटीन्स को तैयार किया जाता है। दो काम, एक रेप्लिकेशन करना, दूसरा उन प्रोटीन्स को बनाना। जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी देन नया कोरोना वायरस जो है वो बन के क्या करेगा? वो जिस्म से, सेल से बाहर आ जाएगा। ये तो भी लाइफ साइकिल कोरोना वायरस का। अब इसमें एवोल्यूशन कहां पे होगी? क्योंकि ये कोरोना वायरस जो है मैंने बताया था कि 1930s में इसे फर्स्ट टाइम जो है वो देखा गया था, IBV। ये इसकी हिस्ट्री एक्चुअली एवोल्यूशन में ये कहा जा रहा है, इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। और ये वायरस पहले कहीं पे बैट्स, इस वायरस के जो होस्ट हैं वो बैट्स एंड बर्ड्स थे। बैट्स और बर्ड्स दोनों फ्लाइंग वार्म ब्लडेड होस्ट हैं। दोनों इसके लिए ये थिंक किया जाता है कि एक नेचुरल किस्म का बेस्ट रिजर्वायर है। बैट्स एंड बर्ड्स दोनों नेचुरल किस्म का एक बेस्ट रिजर्वायर है। लेकिन ये बहुत पुरानी बात है। इसके साथ साथ फिर ये विद द पैसेज ऑफ टाइम सेंचुरीज लगी और इसको ये एवोल्यूशन आई इसमें। और जैसे कि ये कहा जाता है जैसे कि ह्यूमन वायरस जो है वो NL63 जो है ये, और उसके बाद 229E, ये दोनों ह्यूमन कोरोना वायरस हैं। लेकिन इनका जो कॉमन इंसेस्टर है
वो क्या है, बैट है। अब अगर उनका कॉमन इंसेस्टर बैट है और ये ह्यूमन बीइंग में आ रहा है, तो ये कहा जाता है कि इसकी ये साथ साथ को इवॉल्व हुए हैं, इनमें एवोल्यूशन हुई है और ये आगे फिर ह्यूमन बीइंग में आए। उसके बाद एग्जांपल MERS की है, मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं। MERS क्या है, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, इसका जो इंसेस्टर है वो क्या है, बैट है, लेकिन इसका इंटरमीडिएट होस्ट के तौर पे जो कौन दरमियान में पहचाना जा रहा है वो कैमल, ऊंट। इंटरमीडिएट होस्ट इसका कौन है, कैमल। और उसके बाद ये ह्यूमन बीइंग में इंटर हुआ और एक शदीद किस्म का ये बीमारी पैदा करता है ह्यूमन बीइंग में। तो ये इनकी एवोल्यूशन हुई है। अब मिलियंस ऑफ ईयर जो है वो इनके समटाइम ये लिखा गया गालबन के 55 मिलियन ईयर, तो ये लग गए हैं इसकी एवोल्यूशन में। और ये एवोल्यूशन के बाद ये इतना ज्यादा शदीद ये हुआ है, वरना ये पहले ये कॉमन टाइप का इन्फ्लुएंजा काज करता था, कॉमन कोल्ड काज करता था। उसके बाद जैसे कि अब जो हमारे अभी रिसेंटली जिसने बहुत ज्यादा तबाही फैलाई हुई है, सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस जो है, जो अभी तक उसने नोवेल सार्स जो है इसने बहुत ज्यादा तबाही फैलाई हुई है। इसका भी जो होस्ट है वो बैट कंसीडर किया गया है। और उसके बाद सिविट्स। अब सिविट्स अफ्रीका और एशिया में पाई जाने वाली कैट्स हैं, वाइल्ड कैट्स, जो कि नॉकटर्नल हैं। वाइल्ड कैट्स हैं जो कि अफ्रीका और एशिया में पाई जाती हैं मोस्टली, और इनके जो है वो ये नॉकटर्नल हैं। तो इनके बाद ये किसमें, ह्यूमन बीइंग में ये अभी अटैक कर रहा है। और ये एवोल्यूशन के बाद इसमें काफी थोड़ा जीनोम में भी चेंजेस आई, और जिसके बाद ये अब ये शदीद किस्म का जो है रिएक्शन दिखा रहा है ह्यूमन बीइंग में। इस तरह OC43 जो है ये सिर्फ बैट नहीं है, बैट के अलावा ये रोडेंट्स भी इसके इंसेस्टर हैं। जैसे OC43 की मैं बात कर रहा हूँ, वो कोरोना वायरस, उसका इंसेस्टर जो है वो रोडेंट्स हैं। तो लिहाजा इनके जो इंसेस्टर हैं वो पीछे बैट और बर्ड्स जो हैं और रोडेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। लेकिन उसके साथ साथ इसमें फिर एवोल्यूशन हुई, और एवोल्यूशन के बाद जब ये मैन में आया तो मैन में ये उसमें जो चेंजेस आई, तो इसके जीनोम में चेंजेस आई, तो वो ज्यादा इसमें मैन में खतरनाक साबित हुई। और अब ये सार्स नोवेल जो है वो ह्यूमन बीइंग में बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइड किस्म की तबाही फैला रहा है। यहाँ पे मेरा लेक्चर एंड हुआ। बाकी इंशाल्लाह तीसरे लेक्चर में हम कोरोना वायरस का मतलब बोलेंगे। अल्लाह हाफिज। याद रखिएगा, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन करना प्रेस करना मत भूलिएगा।